सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेसन 13 के अंतर्गत दूसरे मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नोत्तरी और ये प्रश्नोत्तरी संख्या 2 है और कल हमने प्रश्नोत्तरी संख्या 1 को हल किया था। आज इसको हल करके देखेंगे कि कौन कौन से इसमें प्रश्न हैं और उनके हल क्या हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है कि सीखने के लिए बातचीत शिक्षण तकनीक में शिक्षक उन गतिविधियों का नियोजन करते हैं जिनसे बच्चे परस्पर बातचीत कर सके और शिक्षक बच्चों से वार्तालाप कर सके। तो बिल्कुल ये सही जो है ऑप्शन है। अगर हम इसकी बात करें पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन जो है, पहला कथन सही है, क्योंकि सीखने के लिए बातचीत यानी कि टॉक टू लर्निंग तकनीक की बात करता है। और अगर आप ध्यानाकर्षण में देखेंगे तो ये 7 नंबर पे तकनीक है। और सीखने के लिए बातचीत की जो तकनीक है, इससे लाभ ये है, एक तो शिक्षक जो है वह बच्चों के बीच में आत्मीयता स्थापित होगी जो बच्चों के सीखने के लिए मददगार होगी। हम जानते हैं इस चीज़ को। दूसरा लाभ ये भी हो सकता है कि बच्चों पर जो है परस्पर तर्क वितर्क करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने पे जो है मदद मिलेगी, बच्चे सीख पाएंगे। तो ये सीखने के लिए जो बातचीत है, टॉक टू लर्निंग है, ये उसके लिए ये ऑप्शन, ये कथन जो है सही है। चलिए दूसरे कथन की बात करते हैं। दूसरा कथन कहता है शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में, यानी TLM की बात कर रहा है, स्थानीय संसाधनों की अपेक्षा क्रय की गई शिक्षण सामग्री अधिक उपयोगी नहीं होता है। ये भी सही है, क्योंकि जो आप मार्केट से लेके आएंगे TLM, उससे अच्छा है कि घर पे जो बनाएंगे वो ज़्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि उसमें अगर एक तो शून्य निवेश का जो है कोशिश करिए कि शून्य निवेश हो, कबाड़ से जुगाड़ की कोशिश करिए बनाने की, कि कबाड़ से जुगाड़ से बन सके। दूसरा चीज़, बच्चों की सहभागिता लीजिए। TLM के निर्माण में बच्चों की सहभागिता लीजिए, इससे काम आसान हो जाएगा कि जो चीज़ आप सिखाना चाहते हैं उसका कुछ प्रतिशत तो बच्चा पहले से ही सीख जाएगा। ठीक है। और तीसरा, यानी कि ये दूसरा जो है भी सही है। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है शिक्षक द्वारा बच्चों को पूरे सत्र के दौरान एक ही प्रकार की पंक्तियों में बैठाकर शिक्षण करना अधिक उपयोगी और सुविधाजनक होता है। बिल्कुल भी नहीं, ये कथन भी गलत है, क्योंकि पूरे सत्र हम एक ही तरह से नहीं बैठा सकते। हम अपने जो है शिक्षण विधियों के अनुसार, शिक्षण तकनीक के अनुसार उनको गोलाकार, अर्धचंद्राकार, जैसे भी व्यवस्था हो उस तरह आप बैठा सकते हैं। कोशिश करिए कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको पंक्तियों में, मान लिया अगर आप यहाँ खड़े होकर पढ़ाते हैं और ये बैठाने का तरीका आपका है, तो उनको कोशिश करिए कि वो बच्चे आगे बैठें जिनको दूर से दिखाई कम देता हो, या किसी विशेष आवश्यकता वाले जो है बच्चे हों, उनको आप कोशिश करिए कि उनका एक स्थान फिक्स करिए। उनको ऐसे स्थान पे ना भेजिए, ऐसे स्थान पे बच्चे वो ना बैठें कभी कभी जो है जहाँ से उनको समझना संभव नहीं हो पाता। तो ये बिल्कुल भी ये ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कहता है। यानी कि ऊपर अभी हमने देखा, ऊपर के जो है 2 सही थे, पहला और दूसरा। तीसरा ऑप्शन सही नहीं था। चौथा क्या है, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष से आशय, कक्षा कक्ष में पंखा, विद्युत, फर्नीचर आदि की समुचित उपलब्धता से है। ये भी गलत है, क्योंकि संसाधन, यहाँ पे संसाधन का जो अर्थ है, यहाँ पे जो अर्थ निकल के आ रहा है वो ऐसी वस्तुओं से जो बच्चों के सीखने में सहायक हों, ऐसे संसाधन की बात करता है। ऐसे संसाधन की बात करता है कि जब आप कोई गतिविधि करा रहे हैं, उस गतिविधि के जो है दौरान जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो, ऐसे संसाधन की बात इसमें की जा रही है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, यानी कि पहला दूसरा ही सही है। पूछ क्या रहा है, सत्य। तो अब देखते हैं पहला और दूसरा किस में है। पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा ये, यानी कि पहले का B ऑप्शन सही है, पहले का B ऑप्शन सही है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अवधारणा मानचित्रण छात्रों के पूर्व ज्ञान के आकलन की एक तकनीक है। बिल्कुल आकलन में ऐसी कोई तकनीक नहीं है। कॉन्सेप्ट मैपिंग ये एक नवाचार है। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, शिक्षण संग्रह में लगा हुआ है, आप वहाँ पे डिटेल से पढ़ सकेंगे। दूसरा कथन है, बहुत शीघ्रता से विषय वस्तु को सीखने वाले छात्रों और तुलनात्मक रूप से देर से सीखने वाले छात्रों, दोनों के लिए ध्यानाकर्षण आवश्यक है। ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों के लिए नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो अगर हम बात करें लर्निंग पेस की बात करते हैं, तो लर्निंग पेस में जो स्लो लर्निंग पेस वाले जो हैं, जो स्लो लर्निंग पेस होता वाले जो बच्चे हैं, यानी कि जो सीखने की जो है तुलनात्मक रूप से जो देर से सीखते हैं, उनके लिए ये ध्यानाकर्षण लाया गया है। ध्यानाकर्षण उन्हीं के लिए है, शीघ्रता से सीखने वाले बच्चों के लिए नहीं। तो ये भी गलत है, यानी कि पहला गलत, दूसरा गलत।
अब तीसरे पे चलते हैं। शिक्षण अधिगम चक्र का प्रथम चरण प्रस्तावना, ये तो बहुत पहले से आप लोग जानते हैं। शिक्षण अधिगम चक्र का जो है प्रथम चरण प्रस्तावना है। शिक्षण अधिगम चक्र की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना आएगा, बिल्कुल, और प्रस्तावना के बाद अभ्यास आता है यानी प्रैक्टिस आती है, जिसमें हम विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण भी रखते हैं, इसी में हम अभ्यास करने के अवसर को भी इसी में रखते हैं। और इसके बाद क्या आता है, असेसमेंट आता है, और असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में अगर जो है पेस ऑफ लर्निंग देखेंगे, अगर फास्ट लर्निंग पेस आ रहा है तो वो सही है, अगर लेकिन स्लो अगर जो है लर्निंग पेस आ जाए तो उसके लिए हम जो है ध्यानाकर्षण तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चौथा ऑप्शन है, ये जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथे की बात करते हैं। एक शिक्षक को कक्षा में सदैव मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से ही यही अपेक्षा रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मानक भाषा जरूरी नहीं, मातृभाषा, बच्चे जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में आप शिक्षण करिए, और आशा भी उनसे बच्चों से ही करिए कि वो अपने भाषा में जवाब दें। बिल्कुल भी हम कोई भाषा उनके ऊपर अभी थोप नहीं सकते, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल तीसरा विकल्प, तीसरा कथन सही है। अब पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है, तो केवल 3 सही है। 3 कोई है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ये है तीसरा, ये डी वाला। तो चौथे का डी सही है बिल्कुल यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं जो है प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कहता है ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के अनुसार, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के अनुसार प्रभावी शिक्षण तकनीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला कथन है कक्षा कक्ष प्रबंधन और बैठक व्यवस्था, बिल्कुल सही है। शैक्षिक भ्रमण, ये भी एक तकनीक है, बिल्कुल सही है। ध्यान आकर्षण में बिल्कुल भी। पाठ्य वस्तु स्मरण हेतु प्रोत्साहन, बिल्कुल भी नहीं, ये कभी भी हम लोग इसको नहीं चाहते कि ये हमारे शिक्षा व्यवस्था में रहे। हम कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं बच्चों को कि वो कोशिश करें उसको याद करने की, रटने की, क्योंकि जो सीसी का कॉन्सेप्ट आया था और इसमें जब इसके शब्दों की जो व्याख्या थी खासकर सतत और व्यापक, और इसमें जब भ्रम की स्थिति बनी तो एक प्रणाली आई, रटन प्रणाली, और ये आज इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं, लेकिन हमको इसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल भी ये सही नहीं है। पहला ऑप्शन, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, और तीसरा प्रश्न पूछना, बिल्कुल प्रश्न पूछना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों को प्रोत्साहित करना ही करना पड़ेगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें। यानी कि 1 2 3, अब पूछ क्या रहा है, सही कूट, तो 1 2 4 सही है। 1 2 4 किस ऑप्शन में है, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, सत्य पूछ रहा है 1 2 4, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है स्पाइरलिंग शब्द संबंधित है। तो स्पाइरलिंग शब्द जो है का अर्थ है यहाँ पे अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे जो पहला ही ऑप्शन है ये सही है, पुनरावृत्ति व पुनर्बलन से समझ और अवधारणा और जो है स्पष्ट होने से है, बिल्कुल ठीक है। इससे जो है स्पाइरलिंग से क्या होगा कि पुनरावृत्ति और पुनर्बल से समझ और अवधारणा और स्पष्ट होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो लाभ है, इसका जो वो है कि इसके लिए जो है बच्चों को जो है एक तो अवसर मिलेगा, इससे बिल्कुल अवसर मिलेगा, अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होगा, और सभी जो है गति से सीखने वाले बच्चे, चाहे वो धीमे गति से सीख रहा हो चाहे तेज गति से सीख रहा हो, सबके लिए जो है ये जो है सीखने में मदद मिलेगी। तो पहला सही। दूसरा क्या है, शिक्षकों के द्वारा बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। गिविंग पॉजिटिव फीडबैक, ये अलग तकनीक है, ये इससे संबंध इसका नहीं है। सरल से कठिन की ओर शिक्षण, ये भी एक अलग तकनीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये भी जो है इससे संबंधित नहीं है। प्रिंट रिच कक्षा से जहां बच्चों को पढ़ने और चर्चा के अधिकाधिक अवसर मिलेंगे, ये भी इससे रिलेशन नहीं है। यानी कि जो टेक्निक है संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, ये तो यानी कि यहाँ पे केवल पहला शब्द इससे संबंधित है, स्पाइरलिंग से पहला शब्द संबंधित है, ठीक है। यानी कि इसमें असत्य, यानी कि 2 3 4 असत्य हैं। 2 3 4 कहाँ है, 2 3 4 असत्य हैं। 2 3 4 असत्य हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे टिक लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, शिक्षण तकनीक सभी को शामिल, ये ध्यानाकर्षण में देखेंगे तो जो ये तकनीक नंबर 9 है, यानी कि कहेंगे जो है इन्वॉल्विंग ऑल, इसको कहा जाता है। तो इससे आशा है कि शैक्षिक गतिविधियों में कक्षा के सभी छात्रों के साथ उनके अभिभावकों और
विद्यालय परम समिति के सदस्यों की प्रतिभागिता बिल्कुल भी नहीं भाई। अब क्लास में हम शिक्षण करेंगे और जो है यहाँ पे इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि अभिभावक भी आएँ और उनको भी और विद्यालय एसएमसी भी एक साथ कक्षा में आके जो है हम गतिविधि कराएं, ऐसा नहीं है। ये इसमें इसका जो अर्थ है कि शिक्षक जो है सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित करे और सभी बच्चे जो है गतिविधि में प्रतिभाग करते हुए एक दूसरे से सीखें। इस जो है तकनीक का जो है ये लाभ है, ठीक है, इन्वॉल्विंग ऑल। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, दूसरा कथन क्या है। आरंभिक परीक्षण हेतु प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए आकलन हेतु कुल 15 प्रश्न होते हैं। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है भाई, 15 प्रश्न ही बनाए जाते हैं प्राइमरी के लिए, तो ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तीसरा की बात करते हैं, प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु एक शिक्षक को प्रकरण के माध्यम से विषय प्रवेश करना चाहिए ये भी सही नहीं है भाई। शुरुआत में हम प्रकरण को जो है प्रकरण के माध्यम से हम शिक्षण में प्रवेश नहीं करते हैं। चौथा है, कार्यपत्रकों के प्रयोग से शिक्षक को अभ्यास के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल, शिक्षक के जो है यहाँ पे कार्यपत्रकों का जो प्रयोग है इसका ये अर्थ नहीं है। यूज ऑफ वर्कशीट आपने पढ़ा होगा, तो यूज ऑफ वर्कशीट का ये शिक्षक के लिए नहीं, ये बच्चों के लिए अभ्यास का अवसर उपलब्ध कराता है। हाँ, किसी अवधारणाओं के अभ्यास में शिक्षक तो बिल्कुल शिक्षक को मिल जाता है अभ्यास का मौका, लेकिन यहाँ पे जो आशय है वो सिर्फ बच्चों से है, बच्चों को ही अभ्यास में अवसर मिले, इसलिए हम वर्कशीट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें पहला ही ये दूसरा ही सही है, बाकी ये तीसरा और ये भी गलत है, यानी कि इसमें केवल 2। अब पूछ क्या रहा है देखते हैं, असत्य पूछ रहा है तो केवल 2 ही सही है, यानी कि 1, 3 और 4 ऑप्शन 1, 3, 4। अब 1, 3, 4 कहाँ है, ये है 1, 3, 4, 1, 3, 4 ये सही है। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। कक्षा शिक्षण पूर्ण कर लेने पर प्रमुख बिंदुओं पर आधारित सारांश द्वारा पुनरावृत्ति अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, पुनरावृत्ति करेंगे हम सारांश का लास्ट में। और पुनरावृत्ति की दृष्टि अभ्यास सहित प्रदत्त कार्य देना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है भाई, देंगे जिसको प्रोजेक्ट कार्य या असाइनमेंट कार्य भी कहते हैं, हम लोग देते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, यानी कि पहला सही है और दूसरा सही है। तीसरा की बात करते हैं, ध्यान आकर्षण शिविर समाप्त होने के उपरांत ध्यान आकर्षण तकनीकों का प्रयोग सामान्य कक्षा शिक्षण हेतु नहीं किया जाना चाहिए। भाई कर सकते हैं, नहीं, ध्यान आकर्षण शिविर समाप्त होने के उपरांत ध्यान आकर्षण तकनीकों का प्रयोग सामान्य कक्षा शिक्षण हेतु नहीं किया, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है भाई, किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ध्यान आकर्षण शिविर समाप्त होने के बाद आप उन तकनीकों को बंद कर देंगे कि नहीं ये ध्यान आकर्षण शिविर के लिए ही था। उन सभी तकनीकों का, यानी कि 18 जो तकनीक दी गई है, इसको लगातार हम अपने जीवन में उतार लेंगे। अगर शिक्षक जो है, जब तक जो है शिक्षा विभाग में आप रहकर सर्विस दे रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, तब तक इन 18 तकनीकों को आप जो है क्या करेंगे, आत्मसात करना पड़ेगा। इसको कहीं नहीं बंद करना है। शिक्षण जो है ध्यान आकर्षण शिविर समाप्त हो जाए या ना, उससे नहीं मतलब है इसका, यानी कि ये गलत है। चौथा है, बच्चों से समूह कार्य करवाते समय उन्हें यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि उनके कार्यों पर आपकी दृष्टि है। अरे बिल्कुल भी उनको एहसास होना चाहिए कि आप उन पर दृष्टि रखे हुए हैं, उन पर आपकी नज़र है और आप उनका सहयोग करना चाह रहे हैं। तो ये भी गलत है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहला और दूसरा असत्य पूछ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन 3 और 4 सही होगा इसमें। 3 और 4 किस में है, 3 और 4 भाई, 3 और 4 इसमें ये डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन कहता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें बच्चों को रुचिकर लगती हैं व उन्हें बताने या करने में सहज होते हैं, इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये तो बहुत सरल जो है प्रश्न था। क्या है कि जो ज्ञात है वही सरल है, बिल्कुल सही है। जो अदृश्य नहीं है वही सरल है, बिल्कुल भाई, जो दृश्य है वो सरल है। जो अमूर्त है उसे समझना सरल, बिल्कुल ये बच्चों के लिए भी ये सटीक नहीं है भाई। मूर्त है उसे समझना सरल है, अमूर्त को समझना सरल नहीं है। जिन्हें छूकर अनुभव कर सकते हैं वही सरल है, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। असत्य पूछ रहा है, तो यानी कि पहला, दूसरा और चौथा किस में है, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, ये सही है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन कहता है शिक्षक द्वारा संज्ञा प्रकरण पढ़ाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिक्षण के अंत में बच्चों के समक्ष जो है संज्ञा शब्द की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कक्षा में उपलब्ध जो है सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया में चढ़ है। आप इरेक मॉडल आपको पढ़ाया जाएगा। आप जब ध्यान आकर्षण को पढ़ेंगे, मैं डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पे एक मॉडल पढ़ाएंगे आपको, एक तरीका बताएंगे इरेक। तो वहाँ पे सबसे पहले एक्सपीरियंस आता है, इसके बाद आर से रिफ्लेक्शन, और इसके बाद फिर एप्लीकेशन आएगा, और सबसे लास्ट चरण है वो है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन का मतलब समेकन, तो ये यहाँ पर ये संबंधित जो है समेकन से है।
कंसोलिडेशन से है, यानी कि इसमें केवल दूसरा सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, केवल दूसरा सही है तो केवल दूसरा सही है, सही पूछ रहा है, सही कूट तो यानी केवल 2, यानी कि ये चौथा सही है। ठीक। अब आगे चलते हैं 9वें नंबर पे। 9वां नंबर क्या कहता है कि कक्षा में छात्र और शिक्षक की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से कौन सही है? कक्षा में अधिकांश समय शिक्षक को केंद्रीय भूमिका में रहना चाहिए, बिल्कुल गलत है भाई। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आ गया है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है। दूसरा क्या है? कक्षा में अधिकांश समय छात्र को केंद्रीय भूमिका में रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, यही तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तीसरा देखते हैं, कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों को समान रूप से, बिल्कुल भी नहीं सही है, समान रूप से नहीं। हमको करीब जितना समय 40 मिनट का अगर समय है तो 40 मिनट के समय से 20 से 25 मिनट या 25 मिनट से ज़्यादा समय हमें बच्चों के ऊपर, बच्चों की सक्रियता पे, बच्चों के सहभागिता पे ध्यान देना है। केंद्र में कौन रहेगा? बच्चा ही रहेगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यही है। कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी कि इसमें केवल कौन सही है? इसमें दूसरा वाला सही है, यानी कक्षा में अधिकांश समय छात्र को केंद्रीय भूमिका में रहना चाहिए, इसको रखना होगा शिक्षक को। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ बच्चों में सीखने की गति तुलनात्मक रूप से कम होती है, बिल्कुल सही है भाई। अब अभी हमने इससे पहले चर्चा किया, जो है लर्निंग पेस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे स्लो लर्निंग पेस की बात कर रहे थे, यानी कि तुलनात्मक रूप से जो धीमे सीख पाते हो ऐसे बच्चे, तो बिल्कुल है, सही है। जिन बच्चों में सीखने की गति कम होती है उन बच्चों के लिए ध्यानाकर्षण तकनीक नहीं अपनाया जा सकता, बिल्कुल भाई, इन्हीं के लिए तो है। जिन बच्चों में सीखने की गति जो है कम होती है, उन्हीं बच्चों के लिए ध्यानाकर्षण तकनीक लाई गई है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तीसरा बात करते हैं, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं कि शिक्षक बच्चों की क्षमताओं के वास्तविक अधिगम स्तर को अच्छे से समझता है। अरे भाई, जब तक वास्तविक अधिगम स्तर को अच्छे से नहीं समझेगा तो बहुस्तरीय शिक्षण कर ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। चौथा है, सामान्य कक्षा में अपनाई जाने वाली कई शिक्षण रणनीतियाँ और तरीके आगे चलने वाले और पिछड़ने वाले बच्चों के लिए समान रूप से लाभकारी, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है कि भाई जो है सामान्य जो है कक्षा में अपनाई जाने वाली शिक्षण तकनीक है, वो हमें लगता है कि केवल और केवल जो तेज़ी से सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए लाभदायक है, और ये बच्चे जो है जो पिछड़ने वाले बच्चे हैं लगातार जो है वो छूटते जाते हैं, इनके लिए लाभदायक नहीं है। चलिए, बहुत फास्ट हमने आज कोशिश की कि कम समय में ये चीज़ उपलब्ध हो पाए। तो भाई गलतियाँ तो बहुत हुई होंगी, क्योंकि जब तेज़ी करते हैं तो कई चीज़ें लिखा कुछ होता है, बोल कुछ दूसरा जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैंने इस चीज़ को हल करा दिया है, और बहुत कम समय में, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे इस चीज़ को देखने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।